ओ न, कौन है भाई? बैठ जाओ बैठ जाओ। चलिए सब क्लास निकाल लें, नोट्स निकालें। ठीक है नजर भाई, तबीयत ठीक है? चलो राउंडिंग ऑफ शुरू करते हैं। चलिए, कल मैंने आपको राउंडिंग ऑफ का थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, इसको आगे बढ़ाते हैं। आज इसके कुछ रूल्स पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, ताकि सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ का प्रश्न अपना सही हो जाए। कल मैंने आपको बताया था, वैसे आपने पढ़ा हुआ है, अगर 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो नो चेंज, प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो बताइए क्या होगा? प्रीसीडिंग को क्या कर दो? इंक्रीज बाय 1। अगर 5 है तो आपको देखना पड़ेगा इससे पहले क्या है, ऑड है तो 1 से बढ़ा दो, और अगर इवन है रिमेन अनचेंज। जैसे मैं आपको देता हूं 2.567, 2.562, 2.565, 2.555, और आपसे कहता हूं राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट। अब ये बहुत छोटी सी बात है, पर भाई पेपर में सवाल आता है, ईमानदारी से कर लेंगे तो काम हो जाएगा। राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट, इसका मतलब है 1 2 3, कौन उड़ेगा? 7। 1 2 3, कौन उड़ेगा? 2। जो उड़ेगा उस पे गोला मार लो। तसल्ली से सीख लोगे, ऐसा है कि एक बार में याद हो गया तो हो गया। राउंड ऑफ अप टू 3 डिजिट, राउंड ऑफ अप टू डेसिमल के 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। इसके बाद वाले को क्या कर दिया? गोला मार लिया। अब बता, 5 से बड़ा है, पहले वाले को 1 से बढ़ा दो। 5 से छोटा है, पहले वाले में कोई चेंज नहीं, 5 ही है। आगे वाला देखो क्या है? इवन है, कोई चेंज नहीं। 5 है पर आगे वाला क्या है? ऑड। देख लो तसल्ली से। कौन सा नियम नहीं समझ में आया वो बताइए। सिग्निफिकेंट फिगर का वापस एक बार कल वाला रिवीजन कराऊंगा। फिर देखिए 5 जिसको राउंड ऑफ करना है वो देखिए, ये तो बचपन वाले रूल हैं, हर बच्चे को पता है, 6ठी 7वीं में भी बच्चा सीख लेता है। 5 से बड़ा, 5 से छोटा। 5 ही है तो क्या करें? 5 ही है तो क्या करें? तो उससे पहले वाला देखेंगे, ऑड है तो 1 से बढ़ा दो, इवन है तो वही रखो। क्या बात सही है क्या? देख लो तसल्ली से, तेज बोलिए। हाँ, कौन कहना चाहता है? बोलो। ठीक है, तो ये हो गया आपका राउंड ऑफ का। सिग्निफिकेंट वाला एक बार वापस समझाता हूं, क्योंकि कल पढ़ाया था, एक बार और सीखेंगे तब मजा आएगा।
स्लाइड चेंज करूं? चलिए, क्योंकि फिर आएगा आज नियम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। वो तभी आ पाएगा जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ बढ़िया आती हो। चलो चेंज कर रहा हूं भाई, जल्दी आओ। देखें, अब सिग्निफिकेंट फिगर वापस सुने, पहला खुद बोलिए। अब इतना अच्छा याद कर लीजिए कि आपको पढ़ना नहीं पड़े नोट्स बार बार। ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, खत्म। जीरो हो तो कितने केस? 3 केस। क्या क्या? जीरो आगे हो, जीरो बीच में हो, जीरो पीछे हो। अंग्रेजी में बोलें तो ये लीडिंग, ये ट्रैप और ये ट्रेलिंग। बोलो हाँ है। लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट, नो सिग्निफिकेंस। ट्रैप हमेशा, ट्रैप हमेशा। इसमें चेक डेसिमल, अगर डेसिमल है कहीं भी है तो सिग्निफिकेंट होगा, और अगर डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 0.0062050। बताइए, पहले बताओ ये कौन है? लीडिंग, ये ट्रेलिंग, ये ट्रैप। सब आ गए। लीडिंग आ गया, ट्रेलिंग आ गया, ट्रैप आ गया। लीडिंग कैसे पता लगाते हैं? आगे से बढ़ना शुरू करो, जहां पहला नॉन जीरो नंबर आ जाए उससे पहले सारे के लीडिंग। लीडिंग कभी नहीं होते। ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग में क्या डेसिमल है? जरूरी नहीं डेसिमल यहां हो, कहीं भी हो, जरूरी नहीं है यहां हो, कहीं भी हो डेसिमल है, यस, तो ये भी काम का है। 1 2 3 4 5। मेरे हिसाब से बात समझ में आनी चाहिए। ये मजबूत तो आएगा तब अगले 3 नियम समझ में आएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ तगड़ा आना चाहिए। 5 मिनट लगे, कल ये बात समझाने में 20 मिनट लगे थे। कल वापस पढ़ोगे तो 2 मिनट में रिवाइज कर लोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर मेरे दिमाग में सेट है। राउंडिंग ऑफ तो हमेशा तैयार रहता है। 5 से कम कोई परिवर्तन नहीं, 5 से ज्यादा 1 बढ़ाओ। 5 है तो चेक करो, आगे वाला ऑड है तो 1 बढ़ाओ, इवन है तो कोई चीज नहीं। बोलो सही है? चलिए अब आइए कुछ नई खास बातें काम की, वो देखिए। 2 नियम हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन के नियम अलग चलते हैं और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के नियम अलग चलते हैं। इसको निपटाते हैं ध्यानपूर्वक। एडिशन सब्ट्रैक्शन के नियम अलग है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के नियम अलग हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन नियम ये कहता है जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा उसमें जो डेसिमल प्लेस हैं वो क्वेश्चन में जो लीस्ट हैं वहां तक ही होगा। अब आप कहोगे सर ये लैंग्वेज बड़ी कठिन सी लिखी है, समझ में नहीं आ रहा। जैसे मैं आपको बताता हूं, 5-6 सवाल से पेन पेंसिल छोड़िए, हो सकता है आप पहली बार ही पढ़ रहे हो। देख लीजिए, 13.86 प्लस 5.2। ठीक है, पहले तो सिंपल बचपन वाला जोड़ बाकी कर लो जो 6ठी 7वीं में सिखाया था मास्टर ने। कैसे सिखाया था याद करो। 13.86 5.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, ये बताइए। 6 8 और 2 10, 5 और 3 8, 19.06। ये तो है 6ठी 7वीं 8वीं। अब इसमें लगाओ तड़का 11वीं 12वीं का। क्या कहता है? अगर आप एडिशन कर रहे हो, हाँ गुरुजी एडिशन कर रहा हूं, आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेस आएंगे जितने क्वेश्चन में लीस्ट हैं। बताओ डेसिमल के बाद यहां कितना डिजिट? 1। यहां डेसिमल के बाद लीस्ट कितना? 1। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 ही आएगा। मतलब इसकी श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। इसकी श्रद्धांजलि दो, बोले तो राउंडिंग ऑफ करो।
राउंडिंग ऑफ करो, 5 से ज्यादा। अभी 10 प्रश्न कराऊंगा, चिंता मत कर, तसल्ली से समझ। वापस, क्या मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं? हाँ जी, पहली बात। दूसरी बात, एडिशन सब्ट्रैक्शन का नियम क्या कहता है? आंसर में डेसिमल के उतने ही प्लेस होंगे जितने क्वेश्चन में लीस्ट हैं। यहां पता कितने हैं डेसिमल के बाद? 2। यहां डेसिमल के बाद 1 क्या है? लीस्ट। तो आंसर में भी 1 ही होना चाहिए। किसकी श्रद्धांजलि? 6 की। 6 को क्या किया? राउंड ऑफ। 5 से राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट तो हमेशा आना ही चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का नियम अलग है। इसमें आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने क्वेश्चन में लीस्ट सिग्निफिकेंट हैं। बताइए, यहां क्या नियम था? डेसिमल प्लेस। यहां क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर। दोनों के नियम कानून अलग हैं। यहां देखिए, एक प्रश्न कराता हूं, पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको नीट के, जेईई मेन के 5-6 प्रश्न करके दिखाता हूं, जिससे आपको यह बात समझ में आए। नियम कानून है, इसमें आप है नहीं लगा सकते। सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। और ये जरूरी है कि उस लॉन्गेस्ट चेन लेते समय COOH भी आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप में प्रायोरिटी किसकी है? COOH की। अगर बड़ी कार्बन की चेन छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, पर COOH छूटना नहीं चाहिए। दादागिरी किसकी चलेगी? COH की। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके अंत में आएगा ओइक, OIC, ओइक एसिड। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसकी है? अब तुझे ये मतलब नहीं है कि मुझे अल्कोहल पसंद है या एल्डिहाइड पसंद है या कीटोन पसंद है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलेगा सिक्का किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात हाँ है क्या? चलिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का नियम अलग है। क्या कहता है? धीरे धीरे बोलो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे, मैंने कैसे याद किया है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना कठिन होता है, तो इसमें नियम भी कौन सा वाला है? कठिन। कठिन बोले तो सिग्निफिकेंट फिगर। जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में नियम कौन सा वाला है? डेसिमल है। लीस्ट, इसमें लीस्ट 1 है, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस। इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूं। AIEEE का ही सवाल याद करके बताता हूं। मास दिया 3.514 kg, वेलोसिटी दी 5.00 मीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछा मोमेंटम। आपसे पूछा मोमेंटम। अब मजा आएगा, देखना, जबरदस्ती हाँ मत बोलना। मोमेंटम होता है P बराबर mv, तो 3.514 गुणा 5.00। पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई करके बता दो, प्रश्न लिखते जाओ और सिंपल मल्टीप्लाई करो, फिर बैक टू बैक 5 सवाल दूंगा आपको। सिंपल मल्टीप्लाई करो। एग्जैक्ट मल्टीप्लाई बचपन वाला बताइए। 17.57 पक्का? ठीक है, अभी कोई दिमाग नहीं लगाया। अब सुन ध्यान से, इधर उधर छोड़, मोबाइल छोड़, देख ध्यान से, बोनस सवाल है, मजा आ जाएगा। क्या हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? हाँ। मल्टीप्लिकेशन का नियम क्या कहता है? आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने प्रश्न में लीस्ट हैं। इसमें गिन के बता सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4, 4। इसमें बता सिग्निफिकेंट 1 2 3। ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग है पर डेसिमल है। ट्रेलिंग है तो डेसिमल भी काम के हैं। कितने? 3। अब बता लीस्ट कितने? तो आंसर में 3 दिखने चाहिए। 1 2 3 ही दिखने चाहिए। श्रद्धांजलि किसकी?
इन दोनों की श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। क्या ये 50 से ज्यादा है? क्या ये 50 से ज्यादा है? अगर 50 से ज्यादा है तो एक आगे वाले को 1 से बढ़ा दें। आप कहोगे आपने तो बोला था 5 से ज्यादा, ये 50 से ज्यादा क्या होता है? तुम भूल गए, तुम भूल गए, तुम भूल गए। जैसे आओ सीखो, बढ़िया सीख लो, क्योंकि इसमें बच्चा परेशान ही रहता है। इतना धैर्यपूर्वक अगर आपने 10 सवाल कर लिए तो मजा आ जाएगा। जैसे ये है, मैं आपको कह रहा हूं मुझे सिर्फ 3 डिजिट दिखने चाहिए। श्रद्धांजलि 65, 40, 50। अब अंतिम देखते हो तो 5 देखते हो, 2 देखते हैं तो 50 देखते हैं, 3 देखेंगे तो 500 देखेंगे। अब बता, क्या ये 50 से ज्यादा है? एक बढ़ा दे। क्या 50 से कम है? 50 ही है। आगे वाला इवन है। ऊपर से जा रहा है ना तुम्हारे? कह दो, कह दो। अब मान लो ये है, अब मान लो मुझे 2 ही करने हैं, तो इन तीनों की श्रद्धांजलि देनी। अब 5 नहीं, 50 नहीं, 500। अब बता, 500 से छोटा, 500 से नहीं आई बात समझ? बहुत शानदार। चल अब इधर आ जाओ। क्या हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं? मल्टीप्लाई में कठिन नियम लगेगा। कठिन नियम का मतलब सिग्निफिकेंट फिगर लगेगा। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। ये तभी कर सकते हैं जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर के नियम लीस्ट कितने, तो आंसर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने, तो 1 2 3 होने, इनकी श्रद्धांजलि देनी। क्या ये 50 से बड़ा है? आंसर बोल। खत्म। यहां डेसिमल नहीं देख रहा, डेसिमल देखेगा तो यहां 3 है और यहां 2 है, पर आंसर में डेसिमल के बाद 1 है। यहां डेसिमल नहीं देख रहे, यहां क्या देख रहे हैं? सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल किसमें देखेंगे? एडिशन सब्ट्रैक्शन। दोनों नियम अलग अलग हैं, याद कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल देखा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर देखा जाएगा। दोनों में लिस्ट, यहां डेसिमल के बाद अगर 1 है तो आंसर में भी 1 आएगा, वहां 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट है तो आंसर में भी 3 आएंगे। अब 4 प्रश्न नीट के करके दिखा रहा हूं। मॉड्यूल खोलो, क्रैश कोर्स का और पीवाईक्यू का 4 खुद करके देखो, तब कॉन्फिडेंस आएगा। ये फोकट सवाल है भाई, ये बच्चा इससे भागता है और ऐसे ही परेशान होते हो। लाओ पहले पीवाईक्यू को करके दिखा रहा हूं। आजा, सबसे पहले आओ 2020 का 9.99 माइनस 0.0099। आप टेढ़ा मेढ़ा मत भागना, इतना सटीक करके जाओ कि किसी को भी ये एक्सप्लेन कर सको एकदम बोलता हुआ। हाँ हूं मत करना कि सर मैं ये जुगाड़ लगा दिया, सर मैं ये कर रहा हूं, सर मैं ये सोच रहा हूं, ऐसा मत करिएगा। आराम से करिए। मैं रूल 2 बार आपको और सिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। तसल्ली से कर लें, परफेक्ट आएगा।
पीछे से देख के नहीं बताएगा, नहीं आंसर की नहीं देखेंगे। हाँ जी, कौन एकदम बढ़िया एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ जी, बोलूं क्या? चलो 4-5 सवाल करके देखो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। पहले सिंपल घटा लो, जो छठी सातवीं आठवीं में सीखा था वही तुम्हारा गलत हो रहा है, वो अलग बात है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे कोई गाली नहीं देगा। आओ देखो, लगा सकते हैं इसे, कैरी फॉरवर्ड ले लें उधार। 10 में से 9 1, 9 में से 9 ये तो है छठी सातवीं आठवीं। अभी 9 ये तो अभी मॉडर्न के सवाल दूंगा 5। हाँ चलो, तो ये तो है छठी सातवीं आठवीं। अब सुनना, क्या हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन नियम, यहां डेसिमल प्लेस खेले जाएंगे। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 2 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट मिनिमम, तो डेसिमल के बाद 2, इनकी श्रद्धांजलि देनी। क्या ये 5 से कम है? 50 से कम है? उत्तर बताइए, बताइए, क्या बात ओके है? ये बताइए सिग्निफिकेंट फिगर, 1 या 3? 1 या 3? 1। लीडिंग जीरो कभी काम के? 1। ये तो बेकार है। 3। ये बेकार 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 बेकार। 4। तो हाईएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सही बात है। अब ये घटाइए, इसको ध्यान से घटाइए, ये सब अपने क्रैश कोर्स वाले मॉड्यूल में है, सारे कर लोगे तो मजा आ जाएगा। अब अभी सिंपल जल्दबाजी में मत घटा देना, ये 10 की घात 5 है और 10 की घात, तो या तो इसको 5 करो या इसको 4 करो, जो तुम्हें अच्छा लगे। ये 5 और ये 0.25 इंटू 5, सही है क्या? देख लो। अब कई बच्चों को ये परेशानी होती है, बोल नहीं पाते कि 0.25 है तो या 5 करें या 3 करें। अब आप देखो, शर्म मत करो, सीख लो। जैसे 2.5 है और ये 4 है, बहुत दिक्कत आती है, ऐसा नहीं है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 आ रहा है, पर ऑप्शन में है 0.156,
अब पता नहीं चलता एक बढ़ाएं या एक कम करें। आपने तो सॉल्व किया, ये आया, पर ऑप्शन ऐसे है, इतने छोटे लेवल पे बात की नहीं जाती, तो आप भी उलझुल आंसर दे देते हैं। आपने सॉल्व किया, ये आया, पर ऑप्शन ऐसे हैं। अब आपको ये तो पता चल रहा है पॉइंट इधर खिसकाना है, इसमें एक बढ़ाऊं या एक कम करूं, दोनों ही ऑप्शन है, देख ले। अब जल्दबाजी में गलती हो जाती है, तो दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक खेलो, बेसिक। 1.56 से 0.15 जाना है, मतलब 10 का भाग देना है। भाग मन से दे नहीं सकता, तो गुणा भी करूंगा और भाग भी दूंगा। इसको सॉल्व कर ले। 1.56 में 10 का भाग देगा 0.156, और ये 10 और ये -3, -2। ये सीखना पड़ेगा भाई। ये जल्दबाजी में सभी से गलती होती है, ऐसा नहीं आपसे नहीं होती, मेरे से नहीं होती, जल्दबाजी में हो जाती है। तसल्ली करिए। अब आपको ये तो पता चल गया 1.56, मान लो ऑप्शन में 0.0156 होता, तो आपको लगा अरे यार मुझे दो इधर खिसकाने हैं, तो मैं 100 से गुणा करता हूं, 100 से भाग देता। बात को समझिए, फिजिक्स को अपन ने ऐसी जबरदस्ती कठिन बना रखा है यार। बहुत तरीके से करोगे तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, इतना जबरदस्त सब्जेक्ट है, क्यों ही भागते हैं अपन। अब जैसे ये है, अब मान लो मुझे करना है 5, अब आपके पास कंडीशन आ गई 10 की घात 5 करना है, मतलब 10 बढ़ाना है, तो 10 से गुणा और 10 से भाग। ये तो मिलकर क्या बन गया 5, और 2.5 में 10 का भाग दोगे। छोटी बात है मुझे पता है, पर अपनी गलत हो रही है तो दुख है ना भाई। बात छोटी बड़ी का नहीं है, बात गलत हो रहा है, सही होना चाहिए, ये जिम्मेदारी है हमारी। ये जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि यार आपको सारी 11वीं 12वीं की फिजिक्स सिखाएं। गलती हो रही है तो वो भी तो सिखाना है भाई, कि आपको ये 4 से 5 करना है, तो 10 से गुणा करना पड़ेगा और 10 से भाग। ये मिलके तो कितना हो गया 10 की घात 5, और यहां 10 से भाग देंगे तो कितना हो गया 0.25। अब बता ऐसा क्यों किया, क्योंकि घटाया तभी जाएगा जब दोनों चीजें सेम। 10 की घात 5 कॉमन आ गई, 3.9 में से 0.25, 3.65। ये तो है अभी छठी, सातवीं, आठवीं। लगाओ फिजिक्स का तड़का, आंख बंद करके सोचो, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है? एडिशन सब्ट्रैक्शन का नियम बोलो। लीस्ट डेसिमल प्लेस, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, लीस्ट डेसिमल प्लेस। यहां डेसिमल के बाद एक, यहां भी डेसिमल के बाद, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद एक ही आना, एक आना चाहिए। क्या इसकी श्रद्धांजलि? श्रद्धांजलि देते समय खुद कितना, और 5 से पहले इवन, कोई चेंज हो गया। घर जाके तुझे तसल्ली से 6 सवाल निपटा लेने हैं, 6 कर लेगा काम हो जाएगा। सोचता रहेगा क्या करूं तो दिक्कत है। अब कल मैंने कैपेसिटर पढ़ाया, भाई एनसीईआरटी के सारे सवाल करा दिए, सारी थ्योरी की बातें बता दी, जेई मेन के सवाल करा दिए 2025 के, नीट के सारे पीवाईक्यू करा दिए। घर पे तू लेके बैठेगा, आधा एक घंटे के बाद तेरा मन ही नहीं करता पढ़ने का, वहां सारे सारे क्वेश्चन हो गए। करोगे तो सब संभव है भाई, थोड़ा सा कठोर मन करके पढ़ो। अब चलिए आगे बढ़ूं क्या, जल्दी आ जाओ। अब एक डायमेंशन की बात और रह गई है, फिर ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए, N1U1 बराबर N2U2, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। क्या मतलब है, ये आपने रटे हुए तो हैं, आज इसको बढ़िया याद कर लो। एक बार तो सिर्फ यही पूछा गया, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। अब ये क्या होता है, आज इसको बढ़िया सीख के जाओ। वैसे तो ये 11वीं क्लास का बहुत बेसिक सी बात है, पर आपको फील भी आएगी कि हाँ यार ये बात तो सही है। क्या कहना चाहता हूं वो देखना।
देखते जाइएगा। सुने, जैसे इस पेन की लंबाई, सुनना, पेन पे से छोड़ना, फील करके जाइए मस्त एकदम खुश मन से। ये पेन की लंबाई माना है 6 सेंटीमीटर। कितनी है? ठीक है गुरुजी, 6 सेंटीमीटर। इसको अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो 100 से भाग दे दूंगा। कौन सा सही है? दोनों सही है। इस पेन की लंबाई हमेशा यही रहेगी, तो इसको फुट में लिख, सेंटीमीटर में लिख, मीटर में लिख, इंच में लिख, किलोमीटर में लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पेन का जो लंबाई का मैग्नीट्यूड है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को लिखते समय दो बातें लिखी जाती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट। देख चेक कर, 1 किलोग्राम आलू, तो एक क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। किलोग्राम यूनिट। कोई भी चीज देखो, 6 सेंटीमीटर, 6 न्यूमेरिकल वैल्यू, सेंटीमीटर कुछ भी, 50 न्यूटन, 50 एन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे ये है इस पेन, इस पेन की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, क्या इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा? 10 किलो आलू है तो हमेशा 10 किलो आलू है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। मैग्नीट्यूड हमेशा क्या है? कांस्टेंट। तो बताइए n इंटू यू का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? बोले तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इसका मतलब क्या है? अब फील आएगी, अगर यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू, आओ चेक करो। आपको मन में पता है किलोग्राम बड़ा है या ग्राम बड़ा है? किलोग्राम। किलोग्राम यूनिट बड़ी है तो इसके आगे का सामान छोटा है। ग्राम छोटी यूनिट है तो इसके आगे का सामान बड़ा है। कुछ भी लिखिए, आपकी इच्छा हो, जैसा कोई भी क्वांटिटी, जैसे सर मीटर सेंटीमीटर पता है, किलोग्राम पता है, कोई भी आप लिखेंगे। जैसे एक होता है फेराड और एक होता है माइक्रो फेराड। याद करिए, फेराड, फेराड बड़ी यूनिट है इसलिए आगे की क्वांटिटी छोटी है। माइक्रो फेराड, माइक्रो, जैसे मैं लिखता हूं 10 माइक्रो फेराड बराबर 10 इंटू 10 की पावर -6 फेराड। अब आप चेक करिए, माइक्रो फेराड छोटी यूनिट है, माइक्रो फेराड, तो अगर यूनिट छोटी है तो उसके आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो। दिमाग में सेट करिए। एक तो बच्चे को ये रटा देते हम, N1U1 बराबर N2U2, पर आपके पास 10 मिनट बोलने के लिए आना चाहिए ना। कितना बढ़िया है ये बोतल है, इसकी ऊंचाई मान लो है 15 इंच या 20 इंच। अब 20 इंच लिखो या 20 इंटू 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। अब जरा सोच के बताइए, दोनों चीजें बराबर है? अच्छा, इंच बड़ा है या सेंटीमीटर बड़ा है? इंच बड़ा है। अगर ये बड़ी यूनिट है तो इसके आगे की वैल्यू छोटी है। सेंटीमीटर छोटी वैल्यू है तो इसके आगे का बड़ा है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? दिमाग में सेट करिए, N1U1 बराबर N2U। तगड़े तगड़े प्रश्न सॉल्व होते हैं इससे, पर दिमाग में बात सेट होनी चाहिए। N1U1 बराबर, अब देखो कैसे प्रश्न आते हैं। पहले मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं, आपको ये रटा हुआ है तो ये भी पहले बताता हूं, कैसे आया वो भी सिखाता हूं। क्योंकि क्या इस चैप्टर में ज्यादा बात की नहीं जाती, इसलिए इसके सवाल परेशान करते हैं। ये फॉर्मूला लिखिए, ये 1 क्या है, 2 क्या है, सब सिखाता हूं। लिख लीजिए, पहले उस स्लाइड में कुछ लिखना हो तो लिख लें, नोट कर लीजिए। इस चैप्टर पर चर्चा पूरी कर लीजिए ताकि बढ़िया तैयार हो जाए, क्योंकि अगले 6 दिन मैं दौड़ाऊंगा आपको मॉडर्न फिजिक्स ऑप्टिक्स में। वहां 7 से 8 सवाल चलेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिक्स के 4 क्वेश्चन आते हैं।
तो अगले 6-7 दिन 7.5 दिन मॉडर्न ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, बढ़िया। करूं नेक्स्ट करूं? फॉर्मूला याद कर लो तसल्ली से। N1 U1 बराबर, एक एक बोलो, N क्या है? N न्यूमेरिकल वैल्यू, U यूनिट, और N इंटू U मिलकर क्या बनता है? मैग्नीट्यूड। सोचो ना, थोड़ा बात करो। जैसे ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड का मान लो एरिया लिख रहे हो आप 100 मीटर स्क्वायर, कमरे का वॉल्यूम लिखा 1000 मीटर क्यूब। तो आप सोचो क्या लिखते हो आज तक? आगे लिखते हो न्यूमेरिकल वैल्यू, पीछे लिखते हो उसकी यूनिट। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस ऐसे ही किया जाता है, आगे न्यूमेरिकल वैल्यू, पीछे उसकी यूनिट। अब ये कमरे का वॉल्यूम है मान लो, अब इस कमरे को वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब में भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर। जैसे आपको डेंसिटी याद है, खूब केमिस्ट्री में खूब काम में लेते हैं, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसी को कुछ लोग लिखते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये सही है या ये सही है? मतलब पानी की डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। पानी की डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कभी बदलता? मैग्नीट्यूड अंदर कितनी चीज छुपी हुई है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। ये कौन? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये कौन? न्यूमेरिकल वैल्यू। नहीं आ रही बात समझ में? थोड़ी सी बात करिए तो क्लियर हो जाए। क्या आगे बढ़ूं क्या? चलिए, अब आप कहोगे सर ये सूत्र कहां से लिया है? मैं सूत्र आपको सिखा देता हूं, बाकी याद होना चाहिए, फिर 2 प्रश्न आपके सामने लेकर आऊंगा। N1 U1 बराबर, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू, U यूनिट। यूनिट किसकी होती है? किसी फिजिकल क्वांटिटी की, और हर फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है? डायमेंशन। तो मैंने लिख दिया MALBTC। ये क्या है बताइए? क्या है? डायमेंशन। जैसे अगर मान लो फोर्स होता तो M1 L1 T-2। पहला सिस्टम है 1 1 1। दूसरा सिस्टम है, बताइए क्या होगा? M2 L2 T2। डायमेंशन वही रहेगी या बदल जाएगी? डायमेंशन तो वही रहेगी। फोर्स बदल के फोर्स ही तो रहेगा, वो बदलेगा नहीं। अब मुझे N2 चाहिए, इसको नीचे भेज दें। M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अब ये N1 U1 क्या है थोड़ा सिखाओ, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो सिखाऊंगा। 2 सिस्टम है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। पहले सिस्टम में यूनिट N1, दूसरे सिस्टम में यूनिट N2। फॉर्मूला लगाएंगे N1 U1 बराबर N2। करके दिखाता हूं क्या कहना चाहता हूं। सिस्टम, सर एक सिस्टम बोला तो पुरानी बात सिखाता हूं। 11वीं क्लास में टीचर सबसे पहले आपको सिखाते थे CGS, MKS, FPS। सबसे लेटेस्ट कौन सा है? CGS का फुल फॉर्म सर भूल गए? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS फुट पाउंड सेकेंड। इतने साल पढ़ लिए कि ये बातें इतनी छोटी लगती हैं कि याद ही नहीं रहती। याद ही नहीं है। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। और अभी जो लेटेस्ट है वो है SI, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम में काम किया जाता है। बोलो बात क्लियर है? अब प्रश्न करके दिखाता हूं 2 आपको, फिर अपना ये पार्ट खत्म होगा यूनिट डायमेंशन का। फिर इसी में जुड़ा हुआ है एरर और प्रैक्टिकल फिजिक्स। सही, आ जाइए अब सीखें। जैसे आ जाए 10 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यंग मॉडुलस है इन SI सिस्टम। इसको कन्वर्ट करो इन CGS सिस्टम। अब क्या मतलब है? एक सवाल में आपको हवा नहीं लगेगी, पहले मैं आपको समझाता हूं और फिर इसको फील कराता हूं कि कैसे होगा। मॉडर्न शुरू करूंगा, बीच बीच में रोज एक एक कॉन्सेप्ट एरर का सिखाऊंगा।
एक साथ पूरी एरर पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे, सब मिक्स कर दोगे, एब्सोल्यूट एरर, मीन एरर, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। रोज 15 मिनट सीखो कि आज एरर का परसेंटेज वाले सवाल कर लिए, एक दिन केवल वर्नियर कैलिपर सीखा, एक दिन केवल स्क्रू गेज सीखा, पूरा एक साथ एरर देख लोगे, सब मिक्स कर दोगे। एक दिन सिर्फ रिलेटिव एरर, मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर सिखा दो सर, एक दिन बाद स्क्रू गेज सिखाया, स्क्रू गेज के सारे सवाल। तो धीरे 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 रोज 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट पढ़ते जाओगे तो एरर का पार्ट तैयार हो जाए। चलिए अब एसआई से सीजीएस कैसे कन्वर्ट करते हैं बोर्ड पे समझिए। अगला सवाल करना है। बंटी बीच बीच में मोबाइल देख रहा है, बंटी का मन नहीं कर रहा है, बोर्ड पे देखिए। ये पहला सिस्टम मान लिया 1, दूसरे को क्या मान लिया 2। 1 में बताइए n1 कितना है वैल्यू, 10 इंटू 10 की पावर 5, n2 गायब है। n2 का फॉर्मूला बोलिए, n1 m1 बाय m2 की पावर a, L1 बाय L2 की पावर b, T1 बाय T2 की पावर c। बिल्कुल क्लियर है। अब सुनते जाइएगा। यंग मॉडुलस, तो भाई पहले तुझे यंग मॉडुलस याद आना चाहिए। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, फोर्स m1 L1 T माइनस 2, एरिया L2, लंबाई लंबाई का रेशियो है, कुछ भी नहीं होगा। तो बताइए m1 L माइनस 1 T माइनस, ये कहां से निकल के आया, यंग मॉडुलस। अब पावर समझ में आ गई, पावर बोलो 1 माइनस 1 माइनस 2, पावर समझ में आ गई, पावर समझ में आ गई कितनी 1 माइनस 1। निगाहें बोर्ड पे रखिएगा, अगला आपको करना है। n1 पहले सिस्टम में वैल्यू 10 इंटू 10 की पावर 5, m1 बोलो m1 यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, एसआई, एसआई में मास किलोग्राम। पूरा बोलो m2 यूनिट ऑफ मास इन सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम में मास ग्राम। एक सवाल दुख देगा बस, यूनिट ऑफ लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम मीटर, इसमें सेंटीमीटर, सेकंड। तो बताइए 10 इंटू 10 की घात 5, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये तो कट ही गया, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से, तो 10 इंटू 10 की घात 5, 1000, 100 की पावर माइनस 1 को नीचे ले जाओ, 1/100, 100 से 100। देख लीजिए सवाल कम आया हुआ है, पर नहीं आएगा ये कोई नहीं कह सकता भाई। खेलना 100% पड़ता है, खेलना PYQ के भरोसे नहीं होता है, करना पूरा पड़ेगा कंटेंट। थोड़ा कठोर और मेहनत करिए, दिन भर पढ़ने का भी मौका है। कुछ भी ऐसा नहीं सोचिए 200, 250, 400, 450, कोई मैटर नहीं करता है। एक महीने में बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। दो दिन बाद एनालिसिस करके बताऊंगा। जिनको फिजिक्स में 60, 70, 50 नंबर में लाने में दिक्कत आ रही है, ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, 120 के लिए अगले 15 दिन में कौन से चैप्टर करें। जो ज्यादा परेशान हो रहे हैं फिजिक्स को लेकर के, भैया ये 8 चैप्टर पे फोकस मार, पहले 120, 130 ला, अगले 10 दिन मेहनत करके। 2 दिन बाद विद डेटा सिखाऊंगा कि देख ये पिछले 10 साल का, 15 साल का एवरेज है, यहां से दाएं बाएं गेंद नहीं जाएगी। तो ये 6 चैप्टर कर, पहले 120, 140 नंबर पे लॉक करो। कहां पे मीटर स्क्वायर, इधर, इधर फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले से मतलब नहीं है, ये तो इसकी यूनिट है, ये यूनिट है। यहां न्यूटन मीटर नहीं आएगा, यहां है यूनिट ऑफ मास इन फर्स्ट सिस्टम, यूनिट ऑफ मास इन
सेकंड सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम है? एसआई। एसआई में चलता है किलोग्राम, मीटर और सेकंड। इसका कोई यूज नहीं है। बोलिए, क्या बात ओके है? अब आप इसको सीधा भी कर सकते थे, पर जरूरी नहीं है कि हर बार सीधा आ जाए। ये तो अब सीधा याद है, किसी को बचपन में पढ़ा हो, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होती हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखो कैसे कन्वर्ट करना है। 10 इंटू 10⁵ न्यूटन की जगह लिखा 10⁵ डाइन। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। 100 इंटू 100। 1 2 3 4, 4 कट गया, 1 बचा। ये आ गया सीधा। बहुत शानदार। चलिए, क्या ये बात ओके है? क्या जल्दी से बराबर आ जाए? पर जरूरी नहीं है कि वो हर बार ऐसा रटा हुआ है। अब आप अगला सवाल देखोगे, उसमें ये जुगाड़ काम नहीं करेगा, उसमें फिर काम करेगा बेसिक कॉन्सेप्ट, तभी सवाल हल होगा। आओ पहले इसको लिखो, फिर इसका डर हटाता हूं। चलिए, हाँ आइए साहब, आइए। अच्छा, ठीक है, तो फिर बोर्ड लगवा देंगे। आज के लिए नहीं लगी क्लास। भाई आपकी जो 2:30 बजे से एक्स्ट्रा रिवीजन क्लास लगती है परवेज सर की, वो क्या है, शाम को बैच शुरू हो गए एनफ्यूज के और नर्चर के ड्रॉपर बैच के, तो आज नहीं लगेगी। एक रूम में बोर्ड लग जाएगा कल, तो कल से वापस वो क्लास लगेगी, ठीक है? तो वो कंटेंट, वो तो यार क्लास का वो तो समाज सेवा ऐसी होती है। मतलब वो तो एडिशनल एफर्ट है, जितने लग जाए उतना ठीक है। और कोई बच्चे तो उसमें भी अरमान पाल से सिलेबस को खत्म करवाओगे। हमने सोच लिया मैक्सिमम फायदा ले सकते उतना ले लें, मैक्सिमम रिविजन हो जाए। अब वो कोशिश यही है कि अभी आज मैं सुबह से वही सुबह लैपटॉप में वही बना रहा हूँ क्या, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसके थ्रू अब क्वेश्चन आपको रिटर्न में मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक बार जाकर देख लेना, हम बोर्ड पर लिख रहे थे कंटेंट में दिक्कत आ रही थी, उसको और समराइज कर लेंगे। अब आप कर रहे थे कोशिश सुबह से, तो क्लासरूम का इशू आ गया। क्लासरूम का हो गया, कंटेंट तो पूरा तैयार है और क्वेश्चन सब सेलेक्ट कर लिए गए। कल हो जाएगी? हाँ, कल हो जाएगी। कल मैं अपनी मेरी क्लास है ना, हाँ, उसको शेड्यूल ऐसे रखूंगा, तो उसको मैं बाद में मैं मनीष को बोल दिया, तो मुझे कॉल करना क्लास। चलिए बढ़े आगे। अब मैं आपको फिर ये बात सिखाता हूं। एक बार N1 U1 की बात दिमाग में बैठाइए और इसको डर हटाइए। ऐसा पढ़ लीजिए ताकि घर पे इस पर रिवीजन नहीं करना पड़े। ये तीनों सवाल देखिए। बोलिए, N इंटू यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट। N है क्या? बोलो ना, N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। U क्या है? सर ये कांस्टेंट कहां से आ गया? समझ नहीं आ रही बात। जैसे ये कॉपी है, इस पर्टिकुलर कॉपी की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई फिक्स है। मैंने बोला लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, मोटाई 2 सेंटीमीटर, तो 10 8 80 और 2 160 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस कॉपी को आपकी मर्जी पड़े जहां ले जाओ, इसका वॉल्यूम यही रहेगा। हाँ, आप कभी सेंटीमीटर में लोगे, कभी मीटर में लोगे, कभी किलोमीटर में लोगे, कभी फुट में ले लो, कभी इंच में ले लो, कोई टेंशन नहीं। पर इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो वॉल्यूम है, वो जीवन भर यही रहेगा। मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर की बात करें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड कितनी चीजों से मिलकर बनता है? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। अब बताओ, क्या बात दिमाग में फिक्स हो रही है? N इंटू यू का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट। U को नीचे ले जाएंगे तो N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। इसका मतलब अगर यूनिट बड़ी है
तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी हो। कितनी बड़ी बात है, रुपया पैसा, बड़ा यूनिट कौन है, रुपया। तो जब रुपया बड़ा यूनिट है तो इसके आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, और पैसा छोटी यूनिट है तो इसके आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। 1 रुपये से वही चीज खरीदी जा सकती है जो 100 पैसे से आएगी। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए अब मैं एक प्रश्न करके दिखाता हूं। अब देखना, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। कन्वर्ट 10 न्यूटन इनटू अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें मास 10 ग्राम हो, लेंथ 100 सेंटीमीटर हो, टाइम 10 सेकंड हो। अब ये प्रोफाइल आपने पढ़ी हुई है तभी ये सवाल हाथ लगा सकते हो। 2017 में आया है लास्ट, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्रश्न है क्या। पहले ये सोचो, कोई बल 10 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है तो क्या उसका मैग्नीट्यूड हमेशा यही रहेगा? यस। क्या बदल जाएगी? न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी और यूनिट बदल जाएगी। कोशिश करिए कैसे करेंगे। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों एक बार सभी को नमस्कार। रात को क्लास चल रही है भैया कैपेसिटर की 1 शॉट। इलेक्ट्रो का 1 शॉट आने वाला है। ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान रखना, क्योंकि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रह गया था, उस समय लाइव क्लास शुरू नहीं हुई थी, तो वो जरूर अटेंड कर लीजिएगा। अब परेशान मत होइएगा, जिन्होंने ऑफलाइन पढ़ा था उनको भी कुछ समझ में नहीं आया था। हाँ, इसलिए परेशान नहीं होना है जीवन में कभी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक लंबी मैराथन क्लास चलेगी 6 घंटे की। अभी कल तो सेमीकंडक्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद हाँ संडे को टेस्ट होता है, मंडे या ट्यूसडे को लूंगा। तो ऑनलाइन वाले सभी बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 शॉट में, किसी को पता है सारे बाद भी में क्या रह गया अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में? बताओ तो। ईएमआई हो गया, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू और मैग्नेटिक इफेक्ट, करंट, बस कैपेसिटर भी हो गया कल। केवल इलेक्ट्रो बचा, बस इलेक्ट्रॉनिक्स में। चलो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, और यहां है ऑप्टिक्स, मॉडर्न, सेमी कल लूंगा फ्राइडे को। चलो हाँ जी, किसी का आंसर आया? कितना? अब देख कैसे करेंगे समझ। ये मतलब 90% बच्चा, कोचिंग करने वाला बच्चा नहीं कर पाता भाई, क्योंकि ये चैप्टर पे तवज्जो अपन देते ही नहीं है। अब ध्यान से देख, पहली बात तो बात किसकी हो रही है? न्यूटन। न्यूटन मतलब फोर्स, M1 L1 T-2। पता क्या ये चमका? बात किसकी हो रही है? न्यूटन। न्यूटन बोले तो फोर्स, पहली बात। फिर सूत्र लगा, सर थोड़ा धीरे धीरे करा दो, मैं कर लूंगा। अरे हाँ बेटा कर लेगा, चिंता मत कर। सर बायो रट लूंगा जग, अरे नहीं ये समझ, ये समझ। ओके सर, ओके सर, ये फॉर्मूला लिखा। अब बता N1, पूरा बोलो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम कितना? 10। दोस्ती करो, बोंदू थोड़ी ना, गए बीते हो क्या बिल्कुल। ये पहला सिस्टम, ये दूसरा सिस्टम। न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम 10। M1 फर्स्ट सिस्टम में मास, न्यूटन कौन सा सिस्टम है? SI, SI में मास किलोग्राम,
SI में लेंथ, मीटर, SI में टाइम। अब दूसरा सिस्टम कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ नया है, उसमें मास 10 ग्राम ही रखना पड़ेगा, लंबाई 100 सेंटीमीटर, टाइम 10। क्या बात समझ में आ रही है? और पावर कौन सी लाएगा? फोर्स की, M1, L1। नहीं आ पा रही बेटा? बेटा M1 L1 T माइनस 2, आजा आजा। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। बस बस भावुक मत हो जाया करो तुम, मैं सब समझ लेता हूं। हाँ, 100 सेंटीमीटर सेकंड। ग्राम से ग्राम रवाना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 10, 100, 1। इसमें तुम्हारी हालत खराब पड़ी है, तुम बोल नहीं पाते हो, तुम कह भी नहीं पाते हो, इतना तुम परेशान होते हो, तुमसे आवाज भी नहीं निकलती, इधर उधर भागते हो। इस 10 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर -1 और -1 और -2, 10 की पावर 2 प्लस 2। यस और नो? 10 की पावर ऊपर जाएगी तो -1 और -1 और -2 प्लस 2, कितना आ गया आंसर? 10 × 10 की पावर। बोलिए। यूनिट नहीं लगा सकते, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट लिखेंगे। न्यूटन मत लगा देना, न्यूटन नहीं आएगा, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब पता है क्या हुआ? 10 न्यूटन बराबर है 10 × 10 की घात 4। अब बताइए क्या कुछ बात बन रही है? इस तरह से पढ़ाई की जाएगी तो भाई कॉन्सेप्ट भी तैयार होगा, एग्जाम में भी बनेगा, कहीं किसी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं आए। बोलिए क्या आगे बढ़े? अभी वाले क्रैश कोर्स के पेपर में भर भर के यूनिट डायमेंशन के सवाल दूंगा, 12 से 15। कारण है पूरा अपन ने पढ़ लिया है, पूरा दूंगा, यूनिट डायमेंशन पूरा तैयार, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, डायमेंशन एनालिसिस, अल्फा बीटा गामा निकालना, पावर सेल करना, पूरा 12 सवाल आएंगे ताकि यूनिट डायमेंशन अपना तैयार हो जाए। दीदी आपने क्लास छोड़ी थी क्या? कोई थर्ड क्लास छोड़ी थी? ऑनलाइन कर लिए? कुछ समझ में नहीं आई? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ें। करें आगे बढ़ूं क्या? लिखें। ऑप्टिक्स लूं या मॉडर्न? बोलो। चलो, और आज आप लोगों का पढ़ने का मन नहीं है बिल्कुल, तो ऐसे ही बोल देते, मैं आपको सिटी पार्क ले चलता सबको, है ना? आज आप बहुत बहुत भावुक हो रहे हैं। चलिए लिखें, हैंड डालिए। मॉडर्न फिजिक्स। इंस्ट्रूमेंट रोज पढ़ाऊंगा, डेली, एक दिन भी नहीं, पर उसको क्या करेंगे 5 दिन में तोड़ के पढ़ाएंगे। उससे क्या होगा, सारे लीस्ट काउंट एक ही दिन में पढ़ लोगे ना तो सब मिक्स हो जाएंगे, इसलिए। लिखें मॉडर्न। तेज बोल। ऑप्टिक्स अभी पढ़ाई नहीं करी है मैंने, पहले मॉडर्न लिखो। हाँ लिखें मॉडर्न फिजिक्स, लिखिए। चलो अब भाई 3 दिन में शानदार तैयार करना है। नोट्स आप सबके पास हैं, कॉन्सेप्ट करिए, सवाल करिए। पहला पार्ट लिखिए फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक में 90% सवाल आइंस्टीन इक्वेशन से आता है। चलो अब बिल्कुल शांत हो जाओ, खूब चिल्ला लिए। अब बैक टू बैक पढ़ लो 1:30 बजे तक। 1:30 बजे से पहले कोई चू नहीं करेगा। चलो लिखो आइंस्टीन इक्वेशन। नोट सबके पास सुंदर सुंदर बने हुए हैं, पर अब जो मैं बता रहा हूं वो पढ़ो अच्छे से, इससे सवाल फंसेगा। आइंस्टीन इक्वेशन 90% सवाल यही है। आ जाओ, दिमाग में बैठा हो, होता क्या है। ये मेटल है, मेटल पे ऊपर कौन गिर रही है? लाइट। लाइट बोले तो
फोटोन, माना फोटोन की एनर्जी E, लाइट आएगी, मेटल में से क्या निकालेगी? इलेक्ट्रॉन। मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, और बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो बताइए, के मैक्स का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, आने वाले फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। आपको दिखने में रॉकेट साइंस लगेगा, 1 मिनट में देखो घर का हिसाब किताब है। वर्क फंक्शन है 2। सर वर्क फंक्शन होता क्या है? वर्क फंक्शन मतलब होता है इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो कितनी है? 2। फोटोन आया कितने का? 8 AeV का। बताओ, 8 में से 2 रुपया खर्च, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो 6। देखो वही लिखा है, आने वाले निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा माइनस वर्क फंक्शन। सबसे ज्यादा पॉपुलर यही फॉर्मूला है, इस पे ढेरों सवाल बनते हैं, ग्राफ बनते हैं, सारी बात सिखाऊंगा और कल कराऊंगा इस पे सिर्फ 6 न्यूमेरिकल। 6 न्यूमेरिकल से पूरा तैयार हो जाएगा। अब आइए इसका एक एक सवाल समझिए। अब के मैक्स के तुझे फॉर्मूले याद होने चाहिए। बता पहला फॉर्मूला के मैक्स होता है EV नॉट। सर छोटी छोटी बातें समझाओ। सर V नॉट क्या है? वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और बोलो सर के का फॉर्मूला, के होता है हाफ mv²। नमी कक्षा, अगर यहां के मैक्स है तो यहां V मैक्स आए। पूरे सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी धीरे धीरे आ जाएगा। ये कौन है? फोटोन की एनर्जी याद होना चाहिए, केमिस्ट्री में खूब पढ़ा है। फोटोन की एनर्जी hν या Sc/λ। ये तो आंसर किस में है? जूल में। अगर EV में चाहिए तो भी आपने रटा हुआ है 12,400/λ। ये EV, लैम्डा किस में? एंगस्ट्रॉम। और अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 4.1 × 10⁻⁻15। याद करना ही पड़ेगा, कोई इसका सरल जुगाड़ नहीं है। फॉर्मूले खूब सारे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पर ये मान के चलिए मॉडर्न स्कोरिंग है। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं, एकदम ऐसा मत सोचिए कि 2 घंटे पढ़े और एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। पढ़ना पड़ेगा, कॉपी भरनी पड़ेगी, तब काम चलेगा। इसलिए आप देखो कभी भी स्लाइड नहीं लगाते हैं, इतने समय से वन शॉट ले रहा हूं, कभी स्लाइड नहीं लगाते कि नहीं यार लिखा हुआ बच्चे को पढ़ा देंगे फिर फायदा क्या। खुद लिखेंगे तभी तो आपको कह पाएंगे यार लिख लिख के याद करो। बच्चे ये कमेंट में लिख देगा अरे सर। इसलिए जितना लिखकर याद करेंगे उतना काम बढ़िया रहेगा। चलिए, तो फोटोन की एनर्जी याद होनी चाहिए। फाई कौन है? फाई वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या है? थोड़ा सिर्फ सूत्र मत बोलो, टूटा फूटा बोलो, नहीं तो प्रश्न हल नहीं होंगे। किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, केमिस्ट्री में अगर चले जाएं आईओसी में, अच्छा वहां इसे बोलते हैं बंसल सर आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी। याद कर, आईपी यही तो होता है कि एटम में से, आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी। यहां उसे क्या बोल रहे हैं? वर्क फंक्शन। किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए जो मिनिमम आवश्यक ऊर्जा है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। लॉटरी ये है, जो फॉर्मूले फोटोन के हैं वही फॉर्मूले वर्क फंक्शन के, बस न्यू नहीं न्यू नॉट, लैम्डा नहीं लैम्डा नॉट। कोई बताएगा न्यू नॉट का नाम? न्यू नॉट का नाम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट का नाम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अच्छे से देखिए, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी रिवाइज करा दूंगा, जो हम क्लास में 4 लेक्चर में पढ़ाते हैं, पूरा आप देखिए, अभी 30 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, कॉपी से मिलान कर लीजिएगा।
ये है भाई सबसे पॉपुलर इक्वेशन। 90% सवाल आइंस्टीन इक्वेशन से फंसेगा, तसल्ली से देख लीजिए। छोटा सवाल, आइंस्टीन इक्वेशन किस कॉन्सेप्ट पर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कोने में लिख लीजिए। एनर्जी तो लग रही है, 8 रुपए आया, 2 रुपए वर्क फंक्शन में खर्च हो गया, तो बचा कितना? 6। क्लियर है बात? अब यहां से थ्योरेटिकल सवाल खूब बनते हैं, उसके लिए याद करना पड़ेगा 20 मिनट लिनार्ड एक्सपेरिमेंट, तो उस पर चर्चा जरूरी है। पहले बताओ ये ओके है क्या? आइंस्टीन इक्वेशन सवाल आएगा, 5 से 6 सवाल कल कराऊंगा, 6 सवाल करते ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। कोई शॉर्टकट किसी के पास नहीं है। आप ऐसे ही अचंभे में बैठे हैं कि सर कोई शॉर्टकट किसी के पास नहीं है, सब धोखाधड़ी है, कोई ताबीज नहीं है, कोई झाड़ फूंक नहीं है। कितना ही टाइप कर लो, लास्ट 30 डेज स्ट्रेटर्जी, लास्ट 20 डेज स्ट्रेटर्जी, सब पागल बना रहे हैं। सीधा सीधा एक ही है, रफ कॉपी पर की गई मेहनत। आपको लगता है कि अरे यार कुछ चमत्कार हो जाएगा, कोई चमत्कार नहीं होता है। चमत्कार केवल किससे होगा? पढ़ाई से। सही बात है, बिल्कुल। चलिए अब आइए लिनार्ड एक्सपेरिमेंट। अब भैया ये समझ लेना, इसमें 2 बातें होती हैं, इंटेंसिटी फैक्ट और फ्रीक्वेंसी फैक्ट। बहुत पूछा जाता है, बहुत। बगैर पढ़े कोई इंटेंसिटी फैक्ट बोल सकता है भाई? चलो कौन हाथ खड़ा करके बोलेगा कि सर किस तरह से इंटेंसिटी इफेक्ट बताया जाता है? बस बस, चित्र बना लीजिए, लिखिए, देखिए मत, लिखा हुआ बहुत है आपके। बस बस बस, भावुक मत होया करो तुरंत तुम। हाँ चलो, अब इसमें 2 इफेक्ट हैं जो लिनार्ड ने किए थे, और वो पूरे एनसीईआरटी में 2 पेज में दिए हुए हैं। अपन बढ़िया तरीके से समझ लें तो मजा आ जाएगा। 2 से 3 बार समझाऊंगा। इंटेंसिटी इफेक्ट जब किया जाएगा तो कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, और जब फ्रीक्वेंसी इफेक्ट किया जाएगा तो कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। अब 2 3 बार समझ लीजिए। खूब सारे यहां से ग्राफ बनते हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न बनते हैं, असर्शन रीजन खूब सारे बनते हैं। तो आराम से 15-20 मिनट दीजिए ताकि ये बात बढ़िया समझ में आ जाए। तसल्ली से 2 बार समझा दूंगा। हाँ जी, बढ़ू बोलो। चल, अब सभी लोग बोर्ड पे देखें, समझिए। 2 बातें होती हैं, एक होती है इंटेंसिटी और एक होती है फ्रीक्वेंसी। पहले प्रैक्टिकल समझ लें ताकि दिमाग में बातें बैठे, नहीं तो रटना पड़ता है। एक तो ये लाइट है, ये मान लो 30-30 वॉट की लाइट है। दूसरा तरीका क्या है?
30 वॉट की जगह 50 वॉट, 70 वॉट, 90 वॉट। शोरूम में जाते हैं एकदम लाइट चमाचम होती है, मतलब वहां पे उनकी वॉटेज क्या है, कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब होता है इंटेंसिटी बढ़ाना, चमाचम बढ़ाना। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब ब्राइटनेस बढ़ाना। एक दूसरा है, अब ये सफेद रंग का प्रकाश है, नीला कर दो, लाल कर दो, हरा कर दो, तो पता है क्या चेंज हुआ? फ्रीक्वेंसी। कलर का संबंध किससे होता है? फ्रीक्वेंसी से। पहले बात को दिमाग में बैठाइए। मैं यहां से लाइट डाल रहा हूं, यहां मेरा बल्ब है। लिनार्ड ने क्या किया? एक बार बल्ब हरे रंग का रखा, पर 10 वॉट का, 20 वॉट का, 50 वॉट का, 100 वॉट का, रंग क्या रखा? हरा। पर क्या बदलते रहे? पावर, ब्राइटनेस, इंटेंसिटी बदलते रहे, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी मतलब बल्ब कैसे रंग का? हरे रंग का। दूसरे में क्या किया? बल्ब फिक्स कर दिया 100 वॉट का, पर एक बार ग्रीन, एक बार इंफ्रारेड, एक बार येलो, एक बार वायलेट। अब क्या बदलते रहे? फ्रीक्वेंसी। कीपिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस। इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस, बोले तो पावर, चमक। पहले दिमाग में ये बैठाओ, वापस सुनो। ये मेरे पास बल्ब है, मैं प्रयोग कर रहा हूं। एक तरीका क्या है? 10 वॉट का बल्ब, 20 वॉट, 50 वॉट, 100 वॉट, 500 वॉट, पर रंग क्या रखा? वही, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। दूसरे में बल्ब 100 वॉट का, पर लाल, हरा, इंफ्रारेड, वायलेट, यूवी। अब मैं क्या बदल रहा हूं? उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या बात समझ में आ रही है? पहले दिमाग में ये बात बैठा दे। अब उन्होंने क्या कहा, जब इंटेंसिटी इफेक्ट पढ़ा, इंटेंसिटी इफेक्ट देखा, तो उन्होंने कहा जैसे जैसे मैंने बल्ब की इंटेंसिटी बढ़ाई, आने वाले फोटॉन्स की संख्या बढ़ी, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, सर्किट में बहने वाली करंट बढ़ेगी। और उन्होंने ग्राफ बनाया, सब प्रैक्टिकल है। यहां रखा इंटेंसिटी, यहां रखा करंट, और दोनों के बीच में जो ग्राफ आया वो कैसा आया? स्ट्रेट लाइन। कैसा आया? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है? आइए 2-3 बार याद करिए। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फोटोन बढ़ेंगे, ज्यादा ज्यादा फोटोन आएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, करंट भी ज्यादा बहेगी। याद करने का परीक्षा में जुगाड़ बताता हूं। इंटेंसिटी का सिंबल आई, करंट का सिंबल, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिमाग में बैठा लीजिए। इंटेंसिटी बढ़ाओगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, करंट भी कीपिंग कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। आपने बल्ब की फ्रीक्वेंसी को बदला नहीं है। आराम से देख लीजिए, दिमाग में बैठाइए। 1-2 बार और बताता हूं, याद करिए सीक्वेंस में। परीक्षा में याद करने का तरीका, इंटेंसिटी का सिंबल आई, करंट का सिंबल भी आई। असर्शन रीजन के छोटे छोटे प्रश्न, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, करंट भी बढ़ेगी। तीसरा प्रश्न, उन्होंने किया इंटेंसिटी को 3 गुना, तो बताओ करंट भी 3 गुना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छे से तसल्ली से दिमाग में बैठा, 2-3 बार यही याद कर ले, ताकि घर जाके प्रश्न करने पड़े। कल प्रश्न कराऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, मैटर वेव पढ़ाऊंगा, 3 से 3.5 दिन पढ़ाऊंगा इसको तसल्ली से, ताकि ये मॉडर्न फिजिक्स के 4 सवाल मेरे तैयार हों। बोलो क्या बात ओके है? और इसका दूसरा ग्राफ देखना, वो भी मस्त है, वो भी मस्त है। ये देखना, ये भी पूछा जाता है। ये सब एनसीईआरटी के ग्राफ हैं भाई, और यूं बार बार पूछे गए हैं, सब एनसीईआरटी में दे रखे हैं।
अब ये दो इंटेंसिटी पे ग्राफ खींचा गया है, आपसे पूछा गया बताइए वो बड़ी इंटेंसिटी कौन है, I2 या I1? क्यों I2 क्यों बड़ी है? आओ देख लो आराम से ग्राफ पढ़ो। I2 के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट ज्यादा है। सर कैसे पता चला ज्यादा है? भाई वाई एक्सिस है, ऊपर जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है। I1 के कॉरेस्पॉन्डिंग करंट कम है, I2 ज्यादा है, इसलिए इंटेंसिटी 2 ज्यादा होगी। एनसीईआरटी का ग्राफ, एनसीईआरटी का ग्राफ दोनों दे रखे हैं, प्रश्न आता है। पर आप ये देखिए यहां क्या हो रहा है भाई, यहां क्या हो रहा है, ये दोनों ग्राफ चिपक रहे हैं मतलब दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। आपने एक्सपेरिमेंट में क्या सेम रखा था? फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाता फ्रीक्वेंसी से है। 5 मिनट लगा ले, घर पे ये चीज पढ़ने में आधा घंटा लग जाता है कॉपी से, यहां हम बोल के समझा रहे हैं 10 मिनट में तैयार हो जाता है। आराम से देख लो, तसल्ली से बोल लो। इंटेंसिटी का प्रभाव किस पे पड़ता है? करंट पर। इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा करंट। अगर मैं इंटेंसिटी को 3 गुना कर दूं तो करंट भी 3 गुना हो, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। देख लीजिए तसल्ली से। बोलिए डन है क्या मामला? दोनों ग्राफ ओके, आगे बढ़िए, जल्दी आओ। बना लो, बनाओगे तो मजा आएगा। मेहनत करो, कैपेसिटर के 40 क्वेश्चन करो, 41 क्वेश्चन करो, 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे में तो एकदम शानदार तैयार हो जाएगा, पर वो 41 क्वेश्चन कर लिए, कैपेसिटर पूरा तैयार हो गया। वो बहुत सेलेक्टेड सवाल छांटे हैं मैंने, एनसीईआरटी के, जेईई मेन के, नीट के, करेंगे तैयार होता जाएगा। चलो अगला लिखो, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। अब सोचिए, जब हम इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पढ़ते हैं तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है, और जब इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी ध्यान से देखिएगा। देखिए तसल्ली से समझिएगा, 2-3 बार डाउट आए पूछ लीजिए, ये ग्राफ समझ में आ जाए। एनसीईआरटी का ग्राफ है, पेपर पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर में, बस लापरवाही मत करना। बोलो धीरे धीरे, चलो अब सिर्फ ग्राफ पढ़ो, ग्राफ देखो। यार गुप्ता सर, तीनों ग्राफ यहां चिपक रहे हैं, कुछ यहां हो रहा है यार, क्या हो रहा है? इन तीनों के लिए सैचुरेशन करंट, अच्छा करंट सेम है
तो इंटेंसिटी को भी सेम होना पड़ेगा। सीधा दिमाग में बैठा लो, बसा लो, इंटेंसिटी का संबंध किससे? करंट से। आई आई, ये देखो, आई आई, क्या करंट सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम। क्या क्या सभी का स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका अलग अलग है। किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, 1 या 3? नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव तो होता ही है, सिर्फ वैल्यू देखो, 1 2 3 5 10 12, जैसे जैसे पीछे जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। माइनस साइन तो सिर्फ बता रहा है रिवर्स। तो बताओ सबसे बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल, सबसे बड़ा स्टॉपिंग पोटेंशियल V03। अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को भी ज्यादा होना पड़ेगा। कारण फ्रीक्वेंसी से बढ़ाने से आने वाले फोटोन की क्या बढ़ती है? एनर्जी, ऊर्जा बढ़ती है। क्यों ऊर्जा बढ़ गई बताओ? E बराबर एच न्यू। एनर्जी बढ़ने से ज्यादा एनर्जी का फोटोन आता है तो उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। ये अससन रीजन के सवाल हैं भाई। वहां चलता है संख्या, इंटेंसिटी बढ़ेगा, फोटोन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। वहां चलता है संख्या संख्या, यहां चलती है एनर्जी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो E बराबर एच न्यू, एनर्जी बढ़ेगी। ज्यादा एनर्जी का फोटोन आएगा तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उस तेज गति से चलते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसी के साथ चौथा ग्राफ भी है, वो भी आपको याद हो तो देखें। ये देखिए, ये बनाया फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता है। स्ट्रेट लाइन आएगा, पर मजे की बात है ओरिजिन से पास नहीं हो। कलर नहीं दिख रहा, मैं उससे येलो से बना देता हूं। सिलेबस आपको बहुत ज्यादा लगता है, पर सिलेबस 2 साल पहले लास्ट से लास्ट ईयर कम हुआ है, उससे पहले 6 साल पहले और कम हुआ था। ओरिजिनल की तुलना में तो 75% ही रह गया है। सिलेबस सबके लिए इतना है, लड़ाई सबके लिए एक जैसी है। कोई फालतू का विचार से काम नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई से काम चलेगा। आराम करिए, सवाल बनाइए, कॉन्सेप्ट याद करिए, प्रश्न लगाइए। सर समझ में कम आता है, ये सबके साथ परेशानी, अपने साथ नहीं है, पर ये धीरे धीरे क्वेश्चन लगाने से बात बनती है। बस ये ध्यान रखिए, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। अगर आपके पास वाला जल्दी जल्दी सवाल कर रहा है तो भैया उसने मेहनत करी है मॉडर्न फिजिक्स में, उसने मेहनत करी है फिजिकल केमिस्ट्री में, इसलिए सवाल लगा पा रहा है। आप करोगे तो आपका भी बन जाएगा। बोलो क्या ये बात ओके है क्या? तो 2 अलग अलग इफेक्ट हैं, बोलो। एक इंटेंसिटी है और एक फ्रीक्वेंसी। दिमाग में बैठाओ, इंटेंसिटी को वेरी करता हूं तो फ्रीक्वेंसी सेम रखता हूं, फ्रीक्वेंसी को वेरी करता हूं तो इंटेंसिटी को सेम रखता हूं। क्या बात सही है? चलिए और बातें देखिए। जैसे अब एक सवाल बताता हूं इसी से।
बहुत बढ़िया सवाल है ये सारे कॉन्सेप्ट रिव्यू कर देता है अगर आप इसको तसल्ली से देख लो तो। ये ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है, ये ग्राफ 3 है। कमेंट करना है किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। पर मतलब इतना बढ़िया सवाल है ना, ये सब चीज आपको रिवाइज करा देगा। बना लीजिए। छुट्टी नहीं मार रहे हैं, रोज पढ़ेंगे, क्लास में आते हैं, पढ़ते हैं तो चीजें बनी रहती हैं। पढ़ते रहेंगे तो सुधार होता रहेगा। घर जाके भी 1-1.5 घंटा रेस्ट करिए, पढ़ने बैठिए, इन्हीं चीज को वापस पढ़िए, सूत्र लिखकर याद करिए। ये मानिए कि जितना हम 30 दिन में अधिकतम दे सकते हैं दीजिए। रिजल्ट क्या होना है क्या नहीं होना है, सर मुझे लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, ये सब इन बातों में कोई मतलब नहीं है भाई। ये अंतहीन चर्चाएं, सिर्फ चर्चा ये काम की है, सर मैं पढ़ रहा हूं बस, सर मुझे लग रहा है नहीं हो पाएगा, नंबर नहीं आ रहे हैं, ये सब ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस तुम्हें अपना 100% देना है। और ये जीवन में पहली बार नहीं होगा भाई, हर अलग अलग समय पर अलग इंस्टेंट पे चीजें होती रहती हैं। और उस समय आपको अपना मनोबल बनाए रखना होता है कि नहीं यार, अभी तो अपन करते हैं, आगे का देखेंगे भविष्य में क्या होगा, अभी तो अपना 100% दो। चलो सब चीज बता देते हैं, ध्यान से देखो। आप सिर्फ ग्राफ देखो भाई, 1 और 2 यहां चिपक रहे हैं, 1 और 2 चिपक रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष, पहला 1 और 2 का स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का संबंध फ्रीक्वेंसी से, तो ν1 बराबर आंसर। दूसरा निष्कर्ष, 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, 3 का स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब 3 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, आंसर। और देख सर और बताओ, अरे भाई 2 और 3 चिपक रहे हैं, इसका मतलब 2 और 3 की करंट सेम है। अगर करंट सेम है तो इंटेंसिटी को भी सेम होना पड़ेगा। और देख सर और बताओ, इतना ही समझ में नहीं आ रहा सर पूरा ही बता दो। ये 1 नंबर की करंट कम है, 1 नंबर की करंट कम है, इसका मतलब 1 नंबर की इंटेंसिटी सबसे कम होगी, आंसर। भाई इतने सारे रिजल्ट आ गए। अब घर जाके तुझे इसको 15 मिनट तू पढ़ लेगा ना, तेरे एनसीईआरटी के सारे ग्राफ तैयार हो गए, सारे। आंसर क्या आएगा बताऊं? आंसर क्या आएगा? ν3 सबसे ज्यादा, तो ν3 इज ग्रेटर देन, ये आंसर। इसमें सबसे कम कौन? I1 सबसे कम, और I2 और I3 ये एक सवाल सारी बातों को रिवाइज करा देता है। तेरे दिमाग में आज ये बैठा, 2 इफेक्ट होते हैं लिनार्ड इफेक्ट में, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। जब इंटेंसिटी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इंटेंसिटी। याद करने का तरीका, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटोन बढ़ेंगे, फोटोन बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, करंट बढ़ेगी। याद करने का जुगाड़, आई दोनों आई हैं,
आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, वहां भी जुगाड़ है, न्यू वी, न्यू बढ़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बात ओके है? अब एक कॉन्सेप्ट और है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है लीनियर वेरिएशन। दो अलग अलग बातें हैं भाई, कठिन शब्द हैं वो देखना। पहले मैं मिटाता हूं इसको, बराबर आइए। लिख लिया क्या सारा? नोट लगा के लिखिए। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द if frequency of the incident radiation, if frequency of the incident radiation is doubled, जानबूझ के चलाएं, इतने दिन गर्मी सहन करी तो ज्यादा ठंडक तो बराबर हो जाए मामला। हाँ, इसलिए कल सुबह पहली क्लास में भी सारे पंखे चलाए जाएंगे ताकि कोई बात नहीं, कोई बात, संतुलन जरूरी है। लेकिन इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, आओ आज मिलके लिखेंगे, if frequency of the incident radiation is double, then stopping potential is more than double। भाई ये बहुत काम की बात है, फ्रीक्वेंसी को दुगना करने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दुगना नहीं, दुगने से ज्यादा। ये वैसे तो लॉन्ग ईयर में हम इसको मैथमेटिक्स से प्रूव करते हैं, पर अभी समय नहीं है, पर मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं और आप इस बात को समझो। देखो ध्यान से, लास्ट कॉन्सेप्ट पे फिर छुट्टी करूंगा। दोनों एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, पर ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि ये है लीनियर वेरिएशन। एनसीईआरटी का सवाल है, 2 बार आया हुआ है ये। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक चीज दुगनी तो दूसरी चीज भी 10 गुना, 10 गुना, क्योंकि ग्राफ पास हो रहा है कहां से, ओरिजिन से। इसमें दुगना करने पर वो बढ़ेगा तो सही, पर दुगना नहीं बढ़ेगा, दुगने से ज्यादा, क्योंकि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। मैथमेटिकली आप डिराइव कर सकते हो, क्लास नोट्स में लॉन्ग ईयर में हम बताते हैं, पर याद रखना है यहां इंटेंसिटी को दुगना कर देते हैं तो करंट एग्जैक्ट दुगना होता है, परंतु यहां फ्रीक्वेंसी को दुगना करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दुगना नहीं, मोर देन डबल होता है, मोर देन डबल होता है। दोनों ग्राफ में अंतर है, दिखने में दोनों सरल रेखा हैं, दिखने में दोनों सरल रेखा हैं, पर इसे बोलते हैं सरल रेखा पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। दिस इज कॉल्ड लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन। बोलिए। क्लियर है भाई? अब मॉडर्न चलेगा 4 दिन, बीच बीच में रोज एरर। अगले लेक्चर में बताऊंगा मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर। एक लेक्चर में सिखाऊंगा वर्नियर कैलिपर,
एक मैं सिखाऊंगा स्क्रू गेज, ताकि वो साथ साथ चलता जाएगा, दिमाग में धीरे धीरे वो याद होता जाएगा। ऐसे